नेक्स्ट हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर क्वांटिटी। अर्थात इसे कहेंगे अवयवों का अदिश गुणा। अदिश से सेंस यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, उससे हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मान लें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस ढंग की है, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a दैट विल गिव यू 3a, और इस 3a की वैल्यू आएगी कितना, इसे हमें निकालना है। इसके लिए हम करते क्या हैं कि इस 3 से a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में हम गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तो 3 का गुणा हम a के फर्स्ट एलिमेंट में भी करेंगे, सेकंड एलिमेंट में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी एलिमेंट हैं सब में हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अर्थात 3a जो निकलेगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे। और यह आपको रिजल्ट जो देगा वो 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। यहाँ एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह भी पूर्व मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। अगर ये 2 क्रॉस 3 की थी तो यह भी 2 क्रॉस 3 की आई। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से हम वहां पे गुणा करें तो जो गुणा होता है वो सिंपल उस अदिश राशि से मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में हम उसका गुणा कर देंगे और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वही हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। तो इसके एप्लीकेशन आपको किताबों में मिलेंगे, आप उसको देखिए। यहाँ पे हमने अभी एडिटिव इनवर्स निकाला था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी हम एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि -1 यह एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि इस -1 का गुणा इसमें कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, -a, और -a की जो वैल्यू आएगी आप देखें क्या आएगी, -1 का गुणा इसके फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे तो -2, -3 नेक्स्ट एलिमेंट होगा, -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4, -1 का 5 में करेंगे तो -5, -6 एंड -6। तो यहां से आपको दिख रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स A दी गई है उसमें -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, -a प्राप्त हो जाता है। और यही जो -a है अब हम कह सकते हैं कि a प्लस -a विल बी इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था। तो ये जो -a होता है इसी को हम कह देते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स ऑफ a, यानी a का यह योज्य प्रतिलोम हुआ। तो योज्य प्रतिलोम निकालने का मैंने एक मेथड इसके पहले दिया था, कंपैरिजन मेथड से आप निकाल सकते हैं। दूसरा सीधे आप -1 का गुणा करके निकाल सकते हैं।
और वहाँ पे हम जो सीधे गुणा कर रहे थे, किस आधार पर कर रहे थे -1 का गुणा, वह आपको यहाँ से मिल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी से हम इसमें -1 स्केलर क्वांटिटी से हम इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि कैसे हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को गुणा करते हैं। क्या सभी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, किन कंडीशन में हो सकता है, इसे हम चेक करते हैं। जैसे हम कहें कि एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, Aij, जिसका ऑर्डर हो m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लें, हमारे पास B हो, Bij, P क्रॉस Q। अब हमसे कहा जाए कि आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो निश्चित तौर पे इसके लिए हम तभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब यह कुछ कंडीशंस का पालन कर रहा हो। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। हम किन्हीं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब यहां वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर हो। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब n की वैल्यू p के बराबर हो। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब प्रथम मैट्रिक्स के जो कॉलम की संख्या हो वह दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। तो फर्स्ट कंडीशन हुई नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ rows in second matrix। अर्थात पहली मैट्रिक्स के कॉलम की जो संख्या हो, स्तंभों की संख्या हो, वह दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यह अगर है तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों मैट्रिक्स को गुणा नहीं कर सकते। अब जब इसमें इन दोनों का गुणा होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वह क्या होगा, कितना होगा? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स that is AB will be equal to MQ, M cross Q। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो। अर्थात यहाँ पे n का मान p के मान के बराबर। मान लीजिए यह बराबर हो गया दोनों, तब जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, गुणा करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें गुणा करना पड़े और फिर उसकी संख्या गिन के बतानी पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे तब क्या कह देंगे कि यदि ऐसा हुआ तो जो आने वाली हमारी मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा इसके रोज की संख्या और इसके कॉलम की संख्या को मिला के जो ऑर्डर बनेगा वही ऑर्डर होगा।
तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे m क्रॉस p ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है, सपोज कीजिए हमें प्रोडक्ट के बाद C मैट्रिक्स मिली, तो C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो Cij m क्रॉस q की होगी, m क्रॉस q की होगी। अब किन्हीं दो मैट्रिक्स का हम कैसे गुणा करते हैं, आइए हम इस प्रोसीजर को सीखते हैं। यदि हम मान लें कि A 2 3 4 5 6 7, B को हम मान लें 2 3 4 0 7 2, C को मान लें, एक तीसरी मैट्रिक्स भी ले रहे हैं 2 4 5 6। अब इसमें यदि हम मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हैं तो किन मैट्रिसेस में का मल्टीप्लिकेशन संभव है और किन का नहीं है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ देख रहे हैं ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का है। यह किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 3 का इसलिए इसमें रो की संख्या 2 है तो 2, कॉलम की संख्या 3 है इस वजह से 3। यहाँ पे रोज की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, ये 3 क्रॉस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं तो 2 क्रॉस 2 है। अब हम यदि कहें कि क्या A इंटू B संभव है, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो A और B में हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, 3 इज इक्वल टू 3। यही चाहिए था कि यदि ऐसा हो जाए, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो जाए, तो निश्चित तौर पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ AB विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ 2 है और यहाँ जो बचा हुआ 2 है, इन दोनों को ले लेंगे तो आ जाएगा 2 क्रॉस 2। अब देखिए यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे। तो हम इतना तो देख लिए कि यह जो प्रोडक्ट आएगा, A और B का प्रोडक्ट आएगा, वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करना चाहिए, जानना चाहिए कितना होगा। तो ये आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही है। अब इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के एक जनरल मान को हम लिख लेते हैं। किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो जनरल मैट्रिक्स होती है उसको हम ऐसे कुछ लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। ऐसा ही मैंने बताया था कि अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है तो जनरल मैट्रिक्स जो होगी वो A11 A12 A21 A22 होगी, जहां पे पहला जो नंबर यहाँ पे है वह रो की संख्या बताता है और जो दूसरा नंबर है वह कॉलम की संख्या बताता है। यह मैं प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ कि इससे मल्टीप्लिकेशन करने में आप शुरुआती दौर में गलती नहीं करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शुरुआत में आप गलती कर सकते हैं। इस वजह से यदि ऐसा आप लिख लें तो आपके लिए बहुत सहूलियत होने वाली है। अब हम इसका AB निकालते हैं।
तो ए बी निकाला कैसे जाएगा, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं एक्रोनिम, इसमें ए के साथ दो नंबर जुड़ी, एक है 1, दूसरा 1। तो जो पहला नंबर बताता है वह पहले मैट्रिक्स की रो को इंगित करता है, और जो दूसरा नंबर है यह बताता है दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम्स की संख्या को। तो यहाँ दिख रहा है कि पहला रो हमें लेना है और दूसरा नंबर बताता है कि पहला स्तंभ लेना है दूसरी मैट्रिक्स, और इन दोनों के एलिमेंट्स का हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद सम करेंगे। तो आइए देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 क्रॉस 2 प्लस इसका सेकेंड, इसका सेकेंड 3 क्रॉस 4, नेक्स्ट 4 7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को देखें। तो इस एलिमेंट में जो फर्स्ट नंबर है वह इंगित करता है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या को। तो अर्थात अब हम यहाँ का पहला रो लेंगे और यहाँ पे 2 लिखा है, तो निश्चित तौर पे स्तंभ की संख्या क्या होगी, इस सेकेंड स्तंभ लेंगे और इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 2। नेक्स्ट हम लेंगे A21, यहाँ 2 है, 2 क्या बता रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो। तो यहाँ से सेकेंड रो हम ले लें और यहाँ बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में होना है। तो 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे तो सेकेंड रो और कॉलम की संख्या भी सेकेंड है, तो सेकेंड कॉलम, दैट विल गिव यू 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 2। इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट आ जा रहे हैं। A11 की जगह पे ये आ गया, A12 की जगह पे यह आ गया, ये A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। और इनकी वैल्यूज को आप लिख के देखें तो यही वैल्यूज जो आएंगी आपकी एक मैट्रिक्स दे देंगी। 2 क्रॉस 2 हम ले लें, 4 प्लस 12 प्लस 28, 6 प्लस 0 प्लस 8, नेक्स्ट 10 प्लस 24 प्लस 49, नेक्स्ट 15 प्लस 0 प्लस 14। इसका सम कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 8 2 3 44, नेक्स्ट 14, (73) 20। और ये एक जो मैट्रिक्स आई ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ। तो इस प्रोसीजर से आप मल्टीप्लिकेशन को निकाल सकते हैं।
निश्चित तौर पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यह जो हम काम कर रहे हैं यह आपको गलतियां करने से रोकेगा कि किसी एलिमेंट को ज्ञात करने के लिए हमें किस पंक्ति का किस कॉलम से गुणा करना है, यह आपको यहाँ से डायरेक्शन देता है। यदि आप इसको नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि गलतियां हों कि कहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तब फिर ये कम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा सा देखें कि इसमें हम अन्य किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या हम a का c से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि a जो है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की है, और जो यहाँ पे c दिया हुआ है ये 2 क्रॉस 2 की है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इन दोनों का कि जो वैल्यूज हैं ये सेम नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है यानी 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो स्तंभ की संख्या है दूसरे मैट्रिक्स जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें, उसका कॉलम की रो की संख्या दोनों बराबर नहीं है। तो a और c कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें कि b और c का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पे b और c का हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो यहाँ पे b के कॉलम की संख्या है वही यहाँ पे रो की संख्या है। तो यहाँ के रो की संख्या और यहाँ के कॉलम की संख्या दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम बी सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो ऑर्डर आएगा, बी और सी का ऑर्डर आएगा, वह निश्चित तौर पे 3 क्रॉस 2 का होगा। अगर हम इनके जनरल एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो निश्चित तौर पे 3 क्रॉस 2 के ऑर्डर को लिखना है। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो यह जब आपने लिख लिया तो निश्चित तौर पे आपको मदद मिलेगी कि कैसे हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकालें। इस एलिमेंट को निकालने के लिए निश्चित तौर पे इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A12 को निकालने के लिए इसके फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A21 निकालने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A22 निकालने के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह जो एक्रोनिम लिखा हुआ है यह आपकी काफ़ी मदद करता है मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स आपको निकालनी है उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए। एक जनरल मैट्रिक्स उस ऑर्डर की लिख लीजिए, और जो यहाँ पे पहले संख्या दी गई हो वह पहली मैट्रिक्स की रो की संख्या होती है, और जो दूसरा एक्रोनिम यहाँ पे लगा हुआ होता है वह सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या होती है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करके इस ढंग से हम सम कर लेते हैं, और सम करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा वैल्यू होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्रम बदलने पर बदल जाता है, या क्रम चेंज करके क्या हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो निकालेंगे वो सेम ही आएगा या कुछ अलग आता है। यदि हम दो मैट्रिक्स लें, ए ले लें 2 3 4 5 0 3,
ये निश्चित तौर पे किस ऑर्डर की हो गई, 2 क्रॉस 3 की होगी। और यहाँ पे बी क्या है आपका, यह एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि ए हमारा जो ए आई जे है इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और जो बी है या बी आई जे है जिसकी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे यह दिख रहा है कि फर्स्ट रो के कॉलम की संख्या सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के रोज की संख्या के बराबर। तो निश्चित तौर पे ए बी संभव है, ए बी इज पॉसिबल। इनको हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी और जो इसका ऑर्डर होगा वो आप देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 3 की होगी, एंड ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 3। ए बी का पॉसिबल है और इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 की आएगी। यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ 3, तो 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या बी ए भी संभव है? तो आप देखेंगे कि बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, जरा सा देखें कि बी ए तब संभव होता जब बी इज इक्वल टू बी आई जे, यहाँ पे दिख रहा है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और ए जो दिख रहा है वो क्या है, ए आई जे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब बी ए के लिए तभी संभव था मल्टीप्लिकेशन जब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि 3 है, यहाँ 2 है और दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो कोई जरूरी नहीं कि यदि 2 मैट्रिक्स का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है तो बी और ए का मल्टीप्लिकेशन संभव ही हो। एक और चीज देखते हैं कि ये तो हो गया कि हो सकता है कि वो संभव ही ना हो। ऐसा हम देखते हैं कि यदि दोनों संभव हुए तो क्या उनका प्रोडक्ट भी सेम आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए संभव है, गुणा करना संभव है, तो क्या वह गुणनफल सेम आएगा कि नहीं आएगा, इसे हम देखते हैं। जैसे हम कहें कि एक हम मैट्रिक्स ले लें A 1 2 एंड 3, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लें B 1 1 3। ये 2 मैट्रिक्स हैं। इसका जो ऑर्डर है आप देख रहे हैं कि 1 क्रॉस 3 का है, और इसका कितना है, 3 क्रॉस 1 का है, अर्थात इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं संभव है? निश्चित तौर पे संभव है। ए बी इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ के कॉलम की संख्या यहाँ के रो की संख्या के बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब जब मल्टीप्लिकेशन संभव है तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे जो इसके रो की संख्या होती है और यहाँ के कॉलम की जो संख्या होती है वही उसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो ए आई जे आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, 1 क्रॉस 1 की होगी, या हम यहाँ सी कर दें, कंफ्यूजन ना हो। ए है, बी है, और ए बी जो मल्टीप्लिकेशन है उससे एक प्रोडक्ट आएगा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि केवल एक एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान है, जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। अब उस एक एलिमेंट को निकालेंगे कैसे, हम देखें
तो पहला रो ले लीजिए और यहाँ के पहले कॉलम को ले लीजिए और संगत एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 प्लस सेकंड है सेकंड क्रॉस सेकंड एलिमेंट प्लस 3 क्रॉस यहाँ के थर्ड एलिमेंट। यानी हमने यह जो वैल्यू आई ये वास्तव में C11 आ रही है। अब जो C11 की वैल्यू आएगी वो ये कुछ आएगी, फर्स्ट रो हमने लिया और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये वैल्यू आएगी तो कितना आएगी 1 + 2 + 9 दैट विल गिव यू 12। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो निश्चित तौर पे ए भी पॉसिबल हुआ और उसकी ये वैल्यू आई। अब हम जरा सा इसी में बी ए को निकालें। तो बी हमारा क्या है 1 1 3 3 क्रॉस 1। ए क्या है 1 2 3 ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। क्या बी ए पॉसिबल है, इसका गुणा संभव है? तो निश्चित तौर पे संभव है, क्योंकि यहाँ के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है। 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी, तो निश्चित तौर पे ये संभव है। और जब संभव है तो जो गुणा होगा बी ए आएगा गुणा हो करके, उसका ऑर्डर क्या होगा? आप देख रहे हैं 3 बच रहा है यहाँ 3 यहाँ, तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 की एक हम जनरल मैट्रिक्स ले लें, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस वैल्यू को निकालना है तो कैसे निकलेगा? A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो माने 1 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा? 1 के साथ 1। अब इसमें चूंकि केवल इतने एलिमेंट्स थे तो सम कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 बैठा है तो 1 क्रॉस 2। यहाँ A13 निकालना है, A13 के लिए क्या होगा? यहाँ का 1 और यहाँ का थर्ड कॉलम का एलिमेंट दैट इज 3, तो 1 3। यहाँ पे अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि A21 को कंपेयर करें। A21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या होगा? 1 क्रॉस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 क्रॉस 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम A1। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? A31 निकालने के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। एंड नेक्स्ट हमारा है 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 क्रॉस 3। इसकी वैल्यूज आप निकाल लें तो क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 3 6 9। और ये जो मैट्रिक्स आई वो 3 क्रॉस 3 की आई। यहाँ से आप देख रहे हैं
कि इन दोनों मैट्रिक्स का ए बी भी संभव था और बी ए भी संभव था, लेकिन क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए आया? तो निश्चित तौर पे ये दोनों बराबर नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन तो संभव है किंतु उनकी वैल्यूज बराबर आना यह कोई जरूरी नहीं। तो यह चीज यह शो करता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डजंट शो कॉम्यूटेटिव रूल, अर्थात ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए एंड बी। अर्थात मैट्रिक्स का जो गुणा है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें पहली प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव रूल है उसका पालन नहीं होता है। इसी ढंग से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करती हैं। सेकंड इसका है एसोसिएटिव रूल। तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव रूल का पालन होता है, अर्थात यदि हम ए बी और सी तीन मैट्रिक्स ले लें, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करें और जो रिजल्ट आए उसमें फिर ए का गुणा करें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ए इंटू बी इंटू सी। यह उसी के समतुल्य होता है कि जब हम पहले ए और बी का गुणा कर लें और फिर जो रिजल्ट आए उसमें हम सी का गुणा करें, अर्थात ए इंटू बी सी का। इस रूल का पालन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप छोटे छोटे मैट्रिसेस ले करके इसको करके देख सकते हैं। अर्थात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शोज एसोसिएटिव रूल, उसमें एसोसिएटिव रूल का पालन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यदि हम एक मैट्रिक्स ए ले लें तो और एक दूसरी मैट्रिक्स आई हम ऐसी हमें मिले कि जब हम ए से आई में मल्टीप्लाई करें या आई का ए में मल्टीप्लिकेशन करें तो जो प्रोडक्ट आए वह ए ही आ जाए। यदि इस रिजल्ट का पालन कर रहा हो कोई आई तो हम इस आई को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसी के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर सकते हैं। हम किसी मैट्रिक्स B को A का इनवर्स कहेंगे। यदि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई आ जाए। कोई मैट्रिक्स B किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स कहलाएगी यदि उन दोनों मैट्रिक्स का हम गुणा करें, A का B से या B का A से गुणा करें और जो रिजल्टेंट हमारा आ जाए वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ जाए, इकाई आप B के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि B A का इनवर्स मैट्रिक्स होगी। किंतु हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि हर मैट्रिक्स के लिए ए और बी और ए बराबर नहीं होते, तो फिर इनकी इक्वलिटी होना तो निश्चित तौर पे एक स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है। तो यहां से यह रिजल्ट निकलता है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स संभव नहीं होता है। एट रैंडम हम कोई मैट्रिक्स ले लें और कहें कि इसका इनवर्स निकालिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स संभव ही हो। हम जिन मैट्रिक्स का इनवर्स संभव होता है उनको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कहा जाता है, उनको हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स संभव नहीं होता है। लास्ट हम इसमें देखते हैं एक प्रॉपर्टी और शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैट्रिक्स जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो करता है। जैसे हम कहें कि एक मैट्रिक्स ए ले लें, इसका हम b प्लस सी पे गुणा करें, तो जो वैल्यू आएगी यह a इंटू बी प्लस b इंटू a इंटू सी के बराबर आएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे हम 2 3 प्लस 4 पर करते थे और यह वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 आती है। तो मैट्रिक्स ऑपरेशंस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन होता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर, योग के ऊपर जो गुणन की संक्रिया है मैट्रिक्स में वह डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, वितरणशील होती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट के रूप में चीजें लगभग समाप्त हैं। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा और जहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत आएगी उसको फर्दर लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।